आइए, आप सभी बच्चों का स्वागत है। आइए हम सभी लोग पढ़ते हैं हिंदी के रचना और रचनाकार। कल चर्चा हुई थी ना कि हिंदी के रचना और रचनाकार पढ़ना है, तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं हिंदी के रचना और रचनाकार। कोशिश करेंगे इस वीडियो में पूरा हो जाए और आप लोग भी अपने पेन और कापी को लेके ही बैठेंगे ताकि बीच की जो चीजें हैं उनको भी आराम से आप जान पाए और समझ पाए। कुछ बातें हम आपको बताते रहेंगे, उनको आप अपनी पेन और कापी में नोट भी करते रहेंगे। आ जाइए सभी बच्चे, चलते हम लोग और शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है रचना और रचनाकार। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं तुलसीदास जी के बारे में। कल भी चर्चा हम लोगों की शुरू हुई थी, आज भी हम लोग चलते हैं और सबसे पहले रचनाकार से स्टार्ट करते हैं। एक तरफ लिखते हैं किसका नाम, रचनाकार का नाम, और एक तरफ लिखते हैं किसका नाम, रचना का नाम। तो हमारे रचनाकार है कौन, एक सेकेंड। चलिए, हमारे पहले रचनाकार का नाम है तुलसीदास जी। कल हम लोगों ने उपनाम की चर्चा की थी और वहां हमने बताया था कि तुलसीदास जी को हम लोग कहते हैं मानस का हंस। तुलसीदास जी की कुल 12 रचनाएं हमको प्रामाणिक रूप से मिलती हैं। तो कौन कौन सी रचना है, सबसे पहले रामचरित मानस, रामलला, नहचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, हनुमान बाबू, बरवे रामायण, रामाज्ञा प्रश्नावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली और कवितावली। इन सभी की चर्चा कर लेते हैं, किसमें क्या क्या है, सुनते चलेंगे ताकि रचनाएं इसी समय याद भी हो जाए और इनकी जो खास बातें वो भी हम लोगों को पता चल जाए। रामचरितमानस को क्या कहते हैं, ये अवधि का ग्रंथ है और 22 वाली अवधि में लिखा हुआ है। इसका सबसे बड़ा कांड कौन सा है, आता कांड कितने रामचरितमानस में, 7 कांड है। सबसे बड़े कांड का नाम है बाल कांड और सबसे छोटे कांड का नाम है लंका कांड। अच्छा, रामलला नहचू, इसको हिंदी का प्रथम सोहर ग्रंथ कहते हैं। आपका एक लोक छंद सोहर, ये सोहर ग्रंथ है। जानकी मंगल में सीता और राम के विवाह की चर्चा है। पार्वती मंगल में हिंदू धर्म के संपूर्ण विवाह विधि का वर्णन है। हनुमान बाहु में हनुमान जी द्वारा रक्षा कवच का वर्णन है। बरवे रामायण में दोहा ग्रंथ है, इसको छंद ग्रंथ भी कहते हैं। रामाज्ञा प्रश्नावली को भक्त का एक ज्योतिष ग्रंथ कहते हैं।
दोहावली को, कृष्णावली और गीतावली, ये तीन के चारों लिखे हैं ब्रज भाषा में। और इनके एक ग्रंथ का नाम है वैराग्य संदीपनी। और वैराग्य संदीपनी को हम कहते हैं भगवान के नाम भक्त की चिट्ठी। तो इतना इसको उतार लें और फिर हम चलते हैं अगले राइटर की ओर। और हमारे अगले राइटर हैं मलिक मोहम्मद जी, जिनको हम जानते हैं किस उपनाम से? जायसी उपनाम से। आप लोगों को पता ही होगा इनको हम लोग जायसी क्यों कहते हैं। ये जायस संप्रदाय को मानने वाले कवि है, इसी वजह से हम लोग इनको क्या कहते हैं? जायसी कहते हैं। जायसी द्वारा रचित अवधि का सबसे बड़ा महाकाव्य जिसका नाम है पद्मावत, सूफी काव्य है ये। इसके बाद इन्होंने लिखा है अखरावट, फिर इन्होंने लिखा है वैराग्य संदीपनी, सॉरी इनकी रचना है आखिरी कलाम। इस आखिरी कलाम को भी भक्त का भगवान के नाम चिट्ठी कहा जाता है। इसके अलावा इन्होंने लिखा है कहरनामा, और इनके द्वारा लिखित प्रमाणित आखिरी ग्रंथ का नाम है चित्ररेखा। मलिक मोहम्मद जायसी का अवधि का सबसे बड़ा धर्म जो है महाकाव्य जिसका नाम है पद्मावत। अखरावट में हिंदी वर्णमाला के अक्षरों की चर्चा प्रथम बार की गई है। आखिरी कलाम को भी एक सूफी संत का अल्लाह के नाम चिट्ठी कहा जाता है। ठीक उसी तरह जिस तरह वैराग्य संदीपनी को भक्त का भगवान के नाम चिट्ठी कहा जाता है। कारानामा और चित्ररेखा भी इनकी रचनाएं है। तो आप लोग इनको नोट कर ले, फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। हो गया ना? मिटाएंगे इतने को तब हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। क्रमशः लिखते चलेंगे और इन लोगों के बारे में इसी समय चर्चा भी करते चलेंगे। आज ही सभी रचनाकारों के बारे में लिख के हम लोग खत्म कर देंगे। हमारी अगली रचनाकार कवयित्री है जिनका नाम है मीराबाई। और मीराबाई को कृष्ण भक्ति शाखा की प्रथम कवयित्री कहा जाता है। साथ ही मीराबाई को भक्ति काल की भी प्रथम कवयित्री कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? भक्ति काल की प्रथम कवयित्री। इनकी रचनाओं के नाम नरसिंह जी का माला, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद और सोरठ के पद। हो गया? अब देखो इनके नरसिंह जी के माला, गीत गोविंद के टीके, राग गोविंद और सोरठा के पदों को एकमात्र रचना में संकलित कर दिया गया है। और इस संकलित रचना का नाम है मीराबाई पदावली, जिसमें तीनों को संकलित कर दिया गया है। मीराबाई से क्या क्वेश्चन बना? भक्ति काल की प्रथम कवयित्री कौन कही जाती है? मीराबाई कही जाती है। मीराबाई की रचनाएं कौन सी है? नरसिंह जी का माला, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद के पद और सोरठा के पद। और इनकी इन सभी रचनाओं को
एक रचना में संग्रहित कर दिया गया है और इनकी उस संग्रहित रचना का नाम है मीराबाई पदावली। कितनी बात सभी को समझ में आ रही है? स्पष्ट दिख भी रहा है ना? चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगले रचनाकार का नाम है सैयद इब्राहिम खान और इन्हें हम जानते हैं किसके नाम से? रस खान के नाम से हम लोग इनको जानते हैं। और इनकी रचनाओं का नाम है, ये कृष्ण भक्त कवि थे और इनकी रचनाओं के नाम है कुंज लीला, बाल लीला, फाग लीला और रास लीला। यानी आगे लीला लगे हुए जितने पद हैं लगभग किसके हैं? रस खान के हैं। और रस खान के दोहे हिंदी में बहुत ही प्रसिद्ध दोहे के रूप में जाने जाते हैं। अगले कवि का नाम है घनानंद जी। अच्छा, यदि कभी पूछ लिया जाए घनानंद जी का वास्तविक नाम क्या था, वैसे तो कभी पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी यदि पूछ ले कि घनानंद जी का वास्तविक नाम क्या था, तो इनका नाम था वास्तव में आनंद घन। क्या नाम था इनका? आनंद घन नाम था। आनंद घन या घनानंद जी की रचनाओं के नाम है। एक तो इनकी रचनाओं में सुजान लिखा हुआ है, सुजान सागर, सुजान हित, विरह लीला, सुजान सागर, सुजान हित, विरह लीला, कृपा कांड, इसका पूरा नाम है कृपा कांड निबंध। रसकेली भी इनकी एक रचना का नाम है। इनकी एक फेमस रचना है जिसका नाम है इश्क लता। ये कई बार पेपर में आया भी है। और प्रिया प्रसाद भी इनकी रचना का नाम है। और इनकी रचना का एक नाम है यमुना यश। इसके अलावा एक पहचान भी है, यदि किसी रचना में वल्लभ लिखा हो, मुरारी लिखा हो, यमुना, गोवर्धन इत्यादि की चर्चा हो, तो वो रचना भी किसकी है? घनानंद जी की है। दोहरा लेते हैं। घनानंद का वास्तविक नाम है आनंद घन। इन्होंने लिखा है सुजान सागर, सुजान हित, विरह लीला, कृपा कांड निबंध, रसकेली, इश्क लता, प्रिय प्रसाद, यमुना यश। अच्छा, इनके बारे में तो आपको याद होगा ना, क्लास में बहुत बार चर्चा हुई है। क्या था? इन्होंने सुजान के विरह में क्या किया था? भगवान जी को सुजान के नाम से भक्ति करने लगे थे और सारी रचनाओं में इसी वजह से क्या लिखा है? सुजान 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 लिखा हुआ है। तो इतना उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया सभी का? अब हम बात करते हैं कविवर बिहारी जी का। अगली चर्चा करते हैं हम लोग किसकी? कविवर बिहारी जी की। और बिहारी जी ने लिखा एक मात्र ग्रंथ जिसको हम कहते हैं क्या? बिहारी सतसई के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं?
बिहारी सतसई के नाम से जानते हैं। इस बिहारी सतसई में 719 दोहे हैं और ये पूरी के पूरी किस भाषा में लिखे हैं? ब्रज भाषा में लिखे हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है हिंदी की किस रचना को गागर में सागर कहा जाता है? क्वेश्चन क्या आता है? हिंदी की किस रचना को गागर में सागर कहा जाता है? तो कौन? बिहारी। इनके बारे में केशवदास एक बात कही रही है जो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। बहुत बार ये भी पूछ लिया जाता है कि ये तथ्य किसके बारे में कहा गया है और किसने कहा है और क्या कहा गया है, बात क्या कहा गया है, जरा उसको सुन लेंगे। सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटो लगे घाव करे गंभीर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगले हमारे राइटर का नाम है हरिश्चंद्र जी और जिन्हें नाम दिया गया था कौन सा? भारतेंदु का। याद आ रहा है ना सभी को? इनको हम लोग क्या कहते थे? हरिश्चंद्र जी को भारतीय साहित्यकार मंडली ने क्या नाम दिया था? भारतेंदु का नाम दिया था। भारतेंदु की रचनाओं में तो प्रेम प्रेम बहुत लगा हुआ है। प्रेम 25, प्रेम 50, प्रेम फुलवारी, प्रेम सुमन, प्रेम कलश जैसी इनकी रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त भी कुछ काव्य संपादन, कुछ काव्य इन्होंने लिखे हैं, ये इम्पोर्टेंट भी बहुत है। तो इनके बारे में आइए हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात तो इनकी पत्रिकाओं की चर्चा करते हैं। तो इनकी पत्रिका का नाम था हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाला, बोधिनी और कवि वचन सुधा। इसमें से कवि वचन सुधा हिंदी में सुधार के लिए लिखी गई प्रथम पत्रिका है और बाला बोधिनी को इन्होंने भारतीय लड़कियों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए जागृत करने के लिए साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी, जिससे भारतीय बालिकाओं में भी स्वतंत्रता की भावना जग सके। इसके अलावा इनके नाटकों के नाम थे वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति। इनका नाटक था वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति। इसके अलावा अंधेर नगरी, चौपट राजा वाला, प्रेम जोगिनी, भारत दुर्दशा, नाटक यही है। इसके अतिरिक्त इन्होंने लिखा है कश्मीर सुषमा। इनकी रचना का नाम है कश्मीर सुषमा। इनकी एक रचना है लेवी, प्राण लेवी। इनका एक प्रहसन है जिसका नाम है बकरी बिलाट। ये भी बहुत बार पूछा गया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो पिछली बार भी आता था, मेरी लखनऊ यात्रा। इनकी रचना का नाम है मेरी लखनऊ यात्रा और इनका एक प्रहसन है जिसका नाम है बंदर सभा। इसके अलावा प्रेम 25, प्रेम 50, प्रेम फुलवारी, प्रेम पथिक, प्रेम जोगिनी आदि भी इन्हीं की रचनाएं हैं। तो इतना नोट कीजिए आप लोग। इसके बाद हमारे अगले राइटर है, इनका नाम है मैथिली शरण गुप्त जी। अगले राइटर का नाम है मैथिली शरण
गुप्त जी को हमारे देश का प्रथम क्या कहा गया है? राष्ट्र कवि कहा गया है। गुप्त जी की प्रमुख रचनाएं हैं जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, यशोधरा, द्वापर। एक बार तट में नहुष भी आया है। नहुष किसकी रचना है? इनकी रचना का नाम है काबा और कारबला। इनकी एक रचना है जय भारत। मेघनाथ वध और इनकी एक रचना का नाम है हिडिंबा। हिडिंबा कौन थी जानते हैं ना? कौन थी हिडिंबा? घटोत्कच की माँ। तो इन्होंने यानी मैथिली गुप्त जी ने, जो कि प्रथम राष्ट्र कवि थे, इन्होंने लिखा जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, यशोधरा, द्वापर, नहुष, काबा और करबला, जय भारत, मेघनाथ वध और हिडिंबा। अच्छा, एक बहुत खास बात है मैथिली गुप्त जी के बारे में, जो आप लोग नोट कर लेंगे कि खास बात कौन सी है। प्रत्येक वर्ष 3 अगस्त को इनका क्या होता है? जन्म दिवस होता है। और इनके जन्म दिवस को हम लोग मनाते हैं, किस रूप में मनाते हैं? 3 अगस्त को कवि विकास दिवस के रूप में मनाते हैं। बात समझ में आ रही है ना? एक बार फिर से दोहराते हैं इन पूरी बातों को, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट बात है। मैथिली गुप्त जी को भारत देश का प्रथम राष्ट्र कवि कहा जाता है। अच्छा, 2 राष्ट्र कवि है, ये है, एक और है। 2 क्यों हो गए? क्योंकि ये स्वतंत्रता के पहले है और ये स्वतंत्रता के बाद है। तो इनका जन्म हुआ था 3 अगस्त को, और प्रत्येक साल 3 अगस्त के दिन को हम लोग कवि विकास दिवस के रूप में मनाते हैं। इनकी रचनाएं हैं जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, यशोधरा, द्वापर, नहुष, काबा और करबला, जय भारत, मेघनाथ वध और कौन सा? हिडिंबा। हमारे द्वितीय कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। इनका उपनाम था दिनकर। और दिनकर कौन कहते हैं? भारत का द्वितीय राष्ट्र कवि। दिनकर को क्या कहा जाता है? भारत का द्वितीय राष्ट्र कवि। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रेणुका, रसवंती, रस कलश। अभी तो दिख रहा है सभी को। रेणुका, रसवंती, रस कलश, कुरुक्षेत्र। धूप और छाह, बापू, मिर्च का मजा, रश्मिरथी,
दिल्ली, परशुराम की प्रतीक्षा। और ध्यान दीजिएगा, दिनकर जी की रचना उर्वशी पे इनको मिला हुआ था ज्ञानपीठ पुरस्कार। एक क्वेश्चन आता है दिनकर जी की किस रचना पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। और इसी के साथ हम आपको बताएंगे कि अगली जो क्लास होगी हमारी वो किस चीज की होगी, कौन से पुरस्कार किस क्षेत्र में किस चीज के लिए, हिंदी साहित्य के लिए दिए जाते हैं और उसमें मिलने वाली राशि कितनी है और तत्काल में किसको मिला है और सबसे पहला किसको मिला है। तो ये होगी हम लोगों की अगली क्लास। तो आज सबसे पहले रामधारी सिंह को हम लोग किस उपनाम से जानते हैं, दिनकर। और इन्हें क्या कहा जाता है, भारत का द्वितीय राष्ट्र कवि। इनकी रचनाओं के नाम रेणुका, रसवंती, रस कलश, कुरुक्षेत्र, धूप और छां, बापू, मिर्च का मजा, रश्मि रथी, दिल्ली, परशुराम की प्रतीक्षा। और उर्वशी रचना के लिए इनको दिया गया है भारत का प्रथम, इनकी रचनाओं के लिए प्रथम बार ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दिया गया किस पे, उर्वशी पे। और एक बात और जान लेंगे, दिनकर जी को हम लोग एक और चीज कहते थे, एक और उपनाम है इनका, हम लोग इनको कहते थे विद्रोही कवि। इतना नोट कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग तेजी से। हमारे अगले कवि का नाम है जयशंकर जी। और जयशंकर जी को अधिकतर लोग काव्य जगत में किस नाम से जानते हैं, प्रसाद के नाम से जानते हैं। और आप लोग जानते ही हैं, आंसू, झरना, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक, स्कंदगुप्त। अच्छा, ऐतिहासिक नाटक लिखने का श्रेय, यदि क्वेश्चन आ जाए कि सर्वप्रथम ऐतिहासिक नाटक लिखने का श्रेय किसको जाता है, तो भी आपका आंसर होगा जयशंकर जी को जाता है। अभी आप देखेंगे उन्होंने सारे ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। स्कंदगुप्त गुप्त वंश का एक व्यक्ति था। इसके बाद इन्होंने लिखा है किसके बारे में, एक नाटक इसका जिसका क्या नाम है, ध्रुव सामनी नाम है। और आपको पता है ये कौन थी, चंद्रगुप्त के बड़े भाई की पत्नी, यानी किसकी पत्नी, रामगुप्त की पत्नी थी, जिससे बाद में चंद्रगुप्त ने विवाह कर लिया था। तो ये वाली ध्रुव स्वामिनी है। इसके अलावा हर्षवर्धन की बहन को लेकर, हर्षवर्धन की बहन का क्या नाम था, राजश्री नाम था। तो इन्होंने एक नाटक लिखा जिसका नाम राजश्री भी है। एक रचना है इसकी इनकी जिसका नाम है एक घूंट। वैसे तो ये क्या है, नाटक है, लेकिन इस एक घूंट नामक रचना को हिंदी की प्रथम एकांकी भी माना जाता है। अभी जल्दी में ये आया था किसी पेपर में। इसके अलावा आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल भी इन्हीं की रचनाएं हैं। साथ ही कंकाल, तितली और इरावती भी इन्हीं की रचनाएं हैं। जयशंकर जी बहुत कम उम्र में ही क्या हो गए थे, मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। और इनके परिवार को हम लोग सुंदनी साहू के नाम से जाने जाते हैं। जयशंकर जी को छायावाद का प्रवर्तक कवि भी कहते हैं। उसके बाद हमारे अगले राइटर का नाम है महादेवी वर्मा। इनसे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहली बात तो महादेवी वर्मा जी को हम लोग कहते हैं आधुनिक मीरा। सार्वधिक स्मृति लेख इन्होंने लिखे, सार्वधिक रेखा चित्र इन्होंने ही लिखे हैं। और इनको एक और खास चीज कहते हैं,
हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती। इसे कहते हैं मीराबाई, इनको महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा तो कहते ही हैं, साथ ही इनको हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं इन्होंने लिखा क्या क्या है। इसने महादेवी वर्मा ने निहार लिखा है, रश्मि लिखा है, यामा लिखा है, सायंदीप जी लिखा है, अग्नि रेखा लिखा है, क्षणदा लिखा है, हिमालय लिखा है और स्मृति पथ के साथी लिखा है। इसके बाद अगर रचना आ जाए, गिल्लू किसने लिखा है तो इन्होंने ही लिखा है, और सर्वाधिक संस्मरण किसने लिखा है तो भी इन्होंने लिखा है, सर्वाधिक रेखा चित्र किसने लिखा है तो भी इन्होंने लिखा है। ठीक है। अच्छा, इनको क्या कहते हैं? हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती। तो लिख चुके हैं होंगे आप लोग, इतना मिटा दे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले हमारे आर्टिकल का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी। कौन? निराला जी। निराला जी ने लिखा क्या क्या है? अनामिका, परिमल। अच्छा, आपको एक और बहुत खास बात बतानी है, उसको यही देख लेंगे। इनकी दो रचनाएं पूछी जाती हैं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। इनकी एक रचना आती है राम की शक्ति पूजा, और एक इनकी रचना है सरोज स्मृति, जिसको हिंदी का प्रथम शोक गीत भी कहते हैं। ये दोनों को क्या है? अनामिका के काव्य खंड है। बात समझ रहे हैं ना? इनके काव्य, पूरे काव्य का नाम क्या है? अनामिका। और अनामिका के दो काव्य खंड है, राम की शक्ति पूजा और कौन सा? सरोज स्मृति। इसके अलावा इनकी रचना का नाम है कुकुरमुत्ता, सांध्य काकली, प्रभावती, कुल्ली भाट, चातुरी चमार, लिली, सखी, और इनकी एक ऐतिहासिक रचना का नाम है महाराणा प्रताप। कभी कभी आ जाता है अधूरी रचनाओं के नाम बताइए, तो निराला जी की अधूरी रचनाएं हैं। अधूरी रचनाएं ऐसे लिख दीजिएगा। इनकी अधूरी रचनाओं का नाम है काले कारनामे, छोटी चमेली और इंदु रेखा। नोट कर लीजिए आप सभी लोग। अनामिका का ही एक हिस्सा था जिसका नाम था वह तोड़ती पत्थर, और पत्थर तोड़ने वालों को निराला जी अपनी शाल लेके चले आए थे, वो वाली जो महादेवी जी ने उनको दिया था। कल भी हम लोगों ने इसकी चर्चा की थी। निकाल दे इतना।
हमारे अगले रचनाकार का नाम है सुमित्रानंदन पंत जी। सुमित्रानंदन पंत जी। पंत जी ने लिखा वीणा पल्लो। और खास बात, इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। किसको? पंत जी को। पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। इसके अलावा इन्होंने लिखा स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, लोकायतन, चिदंबरा। अब आपको याद आ रहा होगा हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पे दिया गया था? चिदंबरा पे दिया गया था। इसके अलावा परिवर्तन और तारा पथरी इन्हीं की रचना है। और इनकी एक पत्रिका थी जिसका नाम था रूपाभ। इसके संपादक थे। ये क्या थी? पत्रिका थी। एक बार फिर से सुनते हैं। सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं। इन्होंने लिखा वीणा पल्लव, स्वर्णकिरण, स्वर्णधूलि, लोकायतन, चिदंबरा, परिवर्तन, तारापथ, रूपाभ नामक एक पत्रिका। रचनाएं इन लोगों की बहुत 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 सारी है, लेकिन इनमें चुनिंदा उन रचनाओं को लिखा और बताया गया है जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। और अब हम आ गए हैं किसपे? हरिवंश राय। कौन? बच्चन जी। सबसे पहली बात तो बच्चन जी को कहा जाता है हालावाद का जनक या हालावाद का प्रवर्तक कवि भी कहा जाता है। इनकी आत्मकथा बहुत आती है और इनकी आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं। और इनकी एक आत्मकथा है नीड़ का निर्माण फिर से। एक बात ध्यान रखिएगा कि यदि आ जाए क्या भूलूं क्या याद करूं तो हरिवंश राय बच्चन, लेकिन यदि आ जाए क्या लिखूं तब पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। इनकी रचना का नाम है निशा, निमंत्रण, मधुशाला, मधु कलश, और इनकी एक रचना का नाम है त्रिभंगिमा। वैसे इनके लिए इम्पोर्टेंट है, वो आता है क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? तो हरिवंश राय बच्चन जी की। हालावाद के जनक कौन कहे जाते हैं? तो हरिवंश राय बच्चन जी। हालावाद के प्रवर्तक कवि कौन कहे जाते हैं? तो हरिवंश राय बच्चन जी। नीर का निर्माण किस विधा की रचना है? तो आत्मकथा है। निशा, निमंत्रण, मधुशाला, मधु कलश और त्रिभंगिमा भी बच्चन जी की रचनाएं हैं। अगले रचनाकार का नाम है केदारनाथ सिंह। लिखते हैं आप लोग तब तक। अगले रचनाकार का नाम है केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह जी की बहुत थोड़ी सी रचनाएं आती हैं। और क्यों आती हैं? क्योंकि इनको भी मिला हुआ है सरस्वती, व्यास और ज्ञानपीठ पुरस्कार। इनकी रचनाओं का नाम है जमीन पक रही है। और खास बात इन्होंने भी लिखा है साखी, और इन्होंने भी लिखा है
शब्द। लेकिन ध्यान रखेंगे कबीरदास जी ने लिखा है साखी, शब्द और रमैनी, और कबीरदास जी की रचनाओं के संग्रहकर्ता का नाम है धर्मदास जी, जो कि उनके शिष्य थे। लेकिन इन्होंने लिखा है साखी और शब्द। अगले रचनाकार का नाम है और ईश्वरनाथ कौन? वेणु जी। इनका उपनाम क्या था? वेणु। अच्छा, हमने आपको बताया था वेणु माने कुछ होता है संस्कृत में। क्या होता है वेणु माने? वेणु माने होता है स्त्रियों की चोटी। इन्होंने लिखा है मैला, आंचल, और इन्होंने लिखा है पारती, पारी कथा। और इसके अतिरिक्त इनकी एक फेमस रचना है जिसका नाम है अग्निखोज। इन्हीं की तरह एक पुरस्कार प्राप्त करता है जिनका निधन हो गया था 19 में 2019 में, और इनका नाम है क्या? कृष्णा सेवती। बंगाली रचना के लिए इनको भी ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। वो भी एक ऐसी साहित्यकार है जिनको मृत्यु उपरांत ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है। और इन्होंने लिखा है ऐ लड़की, दिलो दानिश, समय सरगम, मार्फत, और इन्होंने भी लिखी है रचना जिसका नाम है दिल्ली। आपके रचनाकार का नाम है भीष्म साहनी, जिनकी सबसे ज्यादा बार आई हुई रचना का नाम है तमस। तमस के अतिरिक्त इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं नीलू नीलिमा, कबीरा खड़ा, बाजार में, और नीलोफर। दो रचनाकार मात्र इंपॉर्टेंट बचे हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे। केदारनाथ सिंह जी की रचना जब नींद पक रही है, साखी और शब्द ध्यान में रखेंगे। साखी, शब्द और रमैनी कबीरदास जी की रचनाएं हैं। साखी में उनके स्फुट पद हैं, शब्द में कबीरदास जी के गेय पद हैं, और रमैनी में सदुत्कड़ी भाषा है। फणिशानाथ वेणु जी, इनकी रचना मैला आंचल, पारिती पर कथा और अग्निखोज। कृष्णा सोबती, जिनको मृत्यु उपरांत ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है, इनकी रचनाएं हैं ए लड़की, दिलो दानिश, समय सरगम, मार्फत और दिल्ली। विश्व साहनी की रचना तमस, नीलू नीलिमा, कबीरा खड़ा बाजार में, और नीलोफर। तो मिटाते हैं इसको। दो रचनाएं हैं, एक आपके उभरते हुए कवि हैं जिनका नाम है शेखर जोशी। आजकल ये भी बात आ रही है पेपर में। और शेखर जोशी की रचना है कोशी के घाट। ध्यान दीजिएगा, काशी के घाट नहीं, कोशी के घाट है। और इनकी रचना है मेरा पहाड़, और इनकी रचना है मेरी लद्दाख यात्रा। और इसके अलावा इनकी रचना है मेरा कमंडल। चलिए, और आखिरी राइटर है ममता कालिया जी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। और इनकी रचनाएं हैं
लड़कियां, अगली रचना है आप ना बदलेंगे, और इनकी एक रचना है निर्मोही। निर्मोही नाम बहुत फेमस हो गया आजकल। संस्कृत गंगा के एक जो है शिक्षक का नाम है निर्मोही सर। तो आजकल सब बच्चे निर्मोही सर बहुत कह रहे हैं। तो निर्मोही सर वाली निर्मोही, और बहुत आता है इनका सुखम दुखम। और हिंदी का भी नोट्स आप लोग का बन रहा है, जो शिवा आपके यूट्यूब जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दिया जाएगा। और साथ ही जो लोग अभी नहीं देख पाए वो बाद में भी शिवा आपके ग्रुप पे जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। और आइए एक बार हम लोग इन सभी राइटर्स को और संभावित रचनाओं को पुनः दोहरा लेते हैं। तो सबसे पहले तुलसीदास जी, और तुलसीदास जी को हम लोग कहते हैं मानस का राजहंस। और तुलसीदास जी ने क्या लिखा है? रामचरितमानस, बरवे रामायण जिसको हम लोग छंद ग्रंथ कहते हैं, दोहावली, गीतावली, कवितावली जो कि ब्रज भाषा में लिखे हैं, रामलला नैच्छू जिसमें सोहर छंद लिखा हुआ है, रामाज्ञा प्रश्नावली जिसको एक ज्योतिष ग्रंथ कहते हैं, और वैराग्य संदीपनी जिसको भक्त का भगवान के नाम चिट्ठी कहा जाता है, साथ ही जानकी मंगल जिसमें राम सीता के विवाह का वर्णन है, और पार्वती मंगल जिसमें संपूर्ण हिंदू विवाह का वर्णन है। उसके बाद मलिक मोहम्मद जायसी, और जायसी जी की अवधि का सबसे बड़ा सूफी काव्य है जिसका नाम है पद्मावत, जिसमें राजा रतन सेन और नागमती के वियोग की चर्चा हुई है। रतन सेन पद्मावती का वियोग और नागमती का वियोग, और साथ ही साथ प्रथम बार अक्षरमाला इन्होंने लिखी है जिसका नाम है अखरावट। साथ ही आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा, हंस जवाहर आदि ग्रंथ भी उन्होंने ही लिखे हैं। मीराबाई को हम लोग भक्ति काल की प्रथम कवयित्री कहा जाता है। अच्छा, साथ ही साथ इन्होंने लिखा है नरसी जी का माया, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद और राग सोठा के पद। साथ ही हमने आपको एक बात बताया है कि इनके सभी रचनाओं को एकमात्र संग्रह में संग्रहित कर दिया गया है, और उस संग्रह का नाम है मीरावती बाई की पदावलियां। रस खान जिनका वास्तविक नाम है सर सैयद अहमद खान, इनके रचनाओं में लास्ट में लीला बहुतायत लगा हुआ है, कंज लीला, बाल लीला, भाग लीला, रासलीला आदि। घनानंद जिनका वास्तविक नाम था आनंद घन, इनकी रचनाओं में सुजान लिखा बहुतायत मात्रा में मिलता है। इनकी प्रमुख रचना है सुजान ही, सुजान सागर, विरह लीला, कृपा कांड, निबंध, रसकेली वल्ली, इश्कलता, प्रेम पत्र, प्रिया प्रसाद और यमुना यश। हमारे अगले रचनाकार है बिहारी जी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आता है बिहारी की एकमात्र रचना का नाम बताइए। तो आपका रचना होगा बिहारी सप्त सही, जिसको बिहारी शब्द सही भी कहते हैं। साथ ही बिहारी की रचना को गागर में सागर भी कहा जाता है। साथ ही बिहारी की रचना की आलोचना करने के लिए आपके आलोचक कवि रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, सत सैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखत में छोटो लगे घाव करें गंभीर। यदि पूछा जाए सतसई की भाषा क्या है, तो सतसई की भाषा है ब्रज। आपके अगला रचनाकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जिसके बारे में हमने कल भी बताया था कि इनको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी साहित्य जगत का पिता कहते हैं, पितामह कहते हैं, आधुनिक हिंदी का जनक भी कहते हैं। इनकी लिखी 3 प्रमुख पत्रिकाएं हैं, हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाला बोधनी और कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा को हिंदी के सुधारात्मक पत्रिका कहते हैं। बाला बोधनी एक साप्ताहिक पत्रिका है जो उन्होंने महिलाओं बालिकाओं को जगाने के लिए लिखी थी। जगाने के लिए मतलब उनके मन में स्वतंत्रता की भावना का संचार करने के लिए लिखी थी। अच्छा, इनके लिखे हुए नाटक का नाम है वैदिक हिंसा, हिंसा नामावती, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, प्रेम जोगिनी और नील देवी। इनके लिखे हुए निबंधों का नाम है, एक तो इनका निबंध है उसका नाम नाटक है, ध्यान दीजिएगा, इनके निबंध का नाम नाटक है। फिर से एक बार सुन लीजिएगा, इनके निबंध का नाम नाटक है। साथ ही लेवी प्राण लेवी, कश्मीर कुसुम और हिंदी भाषा। इनके काव्य है भक्त सर्वस्व, होली, मधुमुकुल, नए जमाने की मुकरी, बंदर सभा, बकरी बिलाप, प्रेम पूरी शीर्षक। प्रेम पूरी शीर्षकों का मतलब है प्रेम 25सी, प्रेम 50सा, प्रेम फुलवारी, प्रेम जोगिनी जैसी रचनाएं इनकी। साथ ही इन्होंने लिखा है सरयुपाल की यात्रा और मेरी लखनऊ यात्रा। उसके बाद अगला हम लोगों ने चर्चा किया मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं। मैथिली शरण गुप्त जी को हम लोग कहते हैं प्रथम राष्ट्र कवि।
और इन्होंने लिखा जयद्रथ वध, भरत भारती, पंचवटी, यशोधरा, द्वापर, नहुष, अंजलि और अर्घ, अजित और अर्जन, विसर्जन, काबा और करबला, किसान, कुणाल वीर, गुरु तेग बहादुर, जय भारत, मेघनाद वध और हिडिंबा। हो गया ना। अच्छा, इनको खड़ी बोली का कवि कहा जाता है। अच्छा सच, और दूसरी बात क्या है कि इन्होंने इनके ही जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 3 अगस्त को प्रतिवर्ष हम लोग का भी विकास दिवस के रूप में मनाते हैं। आगा रामधारी सिंह दिनकर जी को हम लोग विद्रोही कवि कहते हैं और स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्र कवि और वैसे क्रम में द्वितीय राष्ट्र कवि भी कहते हैं। इन्होंने लिखा रेणुका, रसवंती, कुरुक्षेत्र, धूप और छां, बापू, मिर्च का मजा, रश्मि रथी, दिल्ली, परशुराम की प्रतीक्षा, सूरज का ब्याह और उर्वशी। और खास बात, उर्वशी पर इनको मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगले रचनाकार है जयशंकर जी, जिनका उपनाम है प्रसाद और जिनको हम जानते हैं कि साहित्य जगत में कलाधर के नाम से। और इन्होंने उर्वशी नामक चंपू काव्य लिखा है। देखिएगा, दिनकर जी ने भी उर्वशी लिखा है, तो उनका काव्य संग्रह उर्वशी है और इनका चंपू काव्य। चंपू काव्य किसे कहते हैं? ऐसे काव्य में जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हो, ऐसे काव्यों को हम चंपू काव्य कहते हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने लिखा है कानन कुसुम, आंसू, लहर, कामायनी, झरना, प्रेमपति। ऐतिहासिक नाटकों का लिखने का श्रेय सबसे पहले किसको जाता है? प्रसाद जी को। और ऐतिहासिक नाटकों में इन्होंने लिखा है स्कंदगुप्त और इन्होंने लिखा ध्रुव सावनी, राजश्री, एक रूट, आकाशदीप, इंद्रजाल, आंधी, कंकाल, तितली और इरावती। ध्यान देंगे इनकी जो एक घूंट है उसको हिंदी साहित्य की प्रथम एकांकी भी कहते हैं। अगली राइटर की महादेवी वर्मा, जिनको हम कहते हैं आधुनिक हिंदी की मीरा और साथ ही साथ इनको और कहते हैं हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहते हैं। इनकी रचनाएं निहार, रश्मि रथी, नीरजा, अग्निरेखा, क्षणदा, हिमालय, स्मरण के साथी, साथ ही साथ सार्वधिक रेखाचित्र लिखने का, सार्वधिक संस्मरण लिखने का श्रेय भी इन्हों को जाता है। इन्होंने लिखा है मेरा परिवार, गिल्लू, सोना हिरनी जैसे तमाम सारे स्मृति लेख और रेखाचित्र। अगले सूर्यकांत त्रिपाठी जिनको हम लोग निराला कहते हैं। और कल हमने एक और बात बताई थी कि निराला जी को हिंदी साहित्य का ऑर्डरदानी कवि भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दान देने से पहले सोचते नहीं थे, सब कुछ दान में दे देते। यहाँ तक कि एक फेमस सा जो है वक्तव्य है कि एक बार महादेवी जी के दिए गए शाल को ये देकर चले आए थे, किसको? पत्थर तोड़ने वालों को। और उसी समय इन्होंने रचना की थी, वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के तट पर। इनकी रचना है अनामिका। अनामिका में एक खास बात है, इनकी प्रमुख रचना सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा इसी के काव्य खंड है। सरोज स्मृति को हिंदी का प्रथम शोक गीत कहा जाता है। हो गया। अच्छा, उसके बाद में सांध काकली, प्रभावती, कुल्ली भाग आदि इनकी रचनाएं हैं। चतुरी, चमार, लिली, सखी, माला प्रतापी की रचनाएं हैं। और इनकी अपूर्ण रचनाएं हैं काले कारनामे, चोटी चमेली और इंदु लेखा। उसके बाद हम आते हैं पंत जी। और पंत जी को कहते हैं प्रकृति का सुकुमार कवि और इन्होंने लिखा वीणा, पल्लव, स्वर्ण किरण, स्वर्णधुली, लोकायतन, चिदम्बरा। चिदम्बरा को हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, तो आप सब लोग जानते होंगे। परिवर्तन, तारापथ और रूपाभ। बच्चन जी, हरिवंश राय बच्चन जी, इनको हालावाद का प्रमुख कवि, प्रवर्तक कवि और हालावाद का जनक भी कहा जाता है। इनकी रचनाएं हैं मधुशाला, निशा निमंत्रण, सतरंगिणी। देखिए, राज तरंगिणी एक रचना है, लेकिन बच्चन जी की रचना का नाम है सतरंगिणी। क्या बोलूंगा याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर से, त्रिभंगिमा और मेरी श्रेष्ठ कविताएं। केदारनाथ सिंह जी ने लिखा जमीन पक रही है। साथ साथ हमने एक और बात बताया, साखी और शब्द इनकी रचना है, जबकि साखी, सबद और रमैनी कबीरदास जी की रचनाएं है। साखी में कबीरदास जी के स्फुट दोहे हैं, सबद में कबीरदास जी के गेय पद हैं और रमैनी में कबीरदास जी के सबुतकड़ी पद हैं, जिनसे वैराग्य उत्पन्न होता है। और उन सभी में शांत रस है, कबीरा खड़ा बाजार में जैसे। फरीश्वरनाथ वेणु जी को नीनों ने लिखा है पहला आचर, परती, परिकथा और अग्निखोर। और वेणु माने संस्कृत की क्या होती है? स्त्रियों की चोटी। कृष्णा सोवती, जिनको मृत्योपरांत मिला हुआ था ज्ञानपीठ पुरस्कार, इन्होंने लिखा है ए लड़की, दिलो दानिश, समय सरगम, मार्फत और दिल्ली।
उसके बाद भीष्म साहनी जिनको तमस के लिए दिया गया था पुरस्कार, इनकी अतिरिक्त रचना है नीलू नीलिमा, कबरा, खड़ा बाजार में और नीलोफर। फिर शेखर जोशी जी, इन्होंने लिखा है कोशी के घटवार। ध्यान दीजिएगा, काशी नहीं लिखा है, कोशी लिखा है। कौन सी वाली नदी जिसको बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोशी के घटवार, मेरा पहाड़, लद्दाख और मेरा कमंडल। और अगले रचनाकार है ममता कालिया, जिन्होंने लड़कियां आप ना बदलेंगे निर्मोही और इनके सुखम दुखम के लिए इनको भी दिया गया है पुरस्कार। तो अगला जो हमारा वीडियो होगा, अगली जो हमारी चर्चा होगी वो होगी प्रसिद्ध भारतीय साहित्यिक पुरस्कार, उनमें मिलने वाली राशि, प्रथम बार किसको मिला और जल्द ही में किसको मिला है। तो आप लोग तैयार कर लीजिए रचनाओं को, और संभावना इन्हीं रचनाओं में से आपके पेपर में प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।